हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है कार्बन और इसके कंपाउंड, उन कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि बुक्स है, मेडिसिन हैं, हमारे केमिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, क्लोथ्स वियरिंग एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है कार्बन। अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अगर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% ही कार्बन अवेलेबल होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में इट इज अबाउट 0.03% CO2। इनके बावजूद भी कार्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्या इंपॉर्टेंस है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कार्बन जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन जाता है, इस कार्बन की बॉन्डिंग किस तरह की होती है, तो जो बॉन्डिंग कार्बन शो करता है वो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग। किस तरह की बॉन्डिंग शो करता है कार्बन? कोवेलेंट बॉन्डिंग ये एलिमेंट शो करता है। कार्बन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है। इसकी बॉन्डिंग आयन की वजह से नहीं होती है, और अगर आयन की वजह से बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहेगा एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। ओके, अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात की जाए, इट इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,4। अगर सबशेल के अकॉर्डिंग बात करें 1s2 2s2 2p6। अब हमारे पास बात ये आती है, आप ये देखिएगा कार्बन का आउटर मोस्ट शेल जो है वो हमारा सेकंड शेल है, और सेकंड शेल के अंदर अभी भी इसमें स्टेबिलिटी आने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। तो क्या क्या कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी ले सकता है? नहीं। अब देखो, अगर कार्बन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 6 प्रोटॉन। देखो, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 6। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन के लिए आउटर मोस्ट शेल्स के, आउटर मोस्ट नहीं, टोटल शेल के 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है, ये गेन तो नहीं करेगा। ठीक है, क्या ये डोनेट कर सकता है? अगर कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा मतलब Ca+4 आयन बनाना चाहेगा, तो स्टूडेंट आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए E1, सेकंड के लिए E2, थर्ड के लिए E3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए E4। सिर्फ एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, और ऐसा एक एटम नहीं है, ऐसे बहुत सारे एटम हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा। तो करेगा क्या? जो ये करेगा वही है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। विच प्रॉब्लम? नाइदर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है ना गेन कर पा रहा है। बॉन्डिंग कैसे होगी? बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। किससे शेयर करेगा? अदर कार्बन एटम के साथ या अदर किसी एलिमेंट के एटम के साथ में। ओके, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम। ये दोनों ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही होंगे, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगी कि दोनों ही एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है उसके कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो हम कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास में मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम है, देखो हाइड्रोजन का एक एटम है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली।
क्योंकि हाइड्रोजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप वैलेंस शेल में हो तो भी स्टेबल हो जाएगा, जिसे हम ड्यूप्लेट ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअली शेयर्ड है, और यही हमारे पास बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, और ये किससे बनता है? बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से। क्या हम किसी और मॉलिक्यूल में भी ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं? यस, मेथेन फॉर्मेशन में। मेथेन में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। देखो, कार्बन की ही बात कर रहे थे, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस कार्बन एटम ने अदर 4 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया। कैसे? ये हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। देखो यहां पर देखते हैं, ये कार्बन एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक हाइड्रोजन एटम, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तीसरा हाइड्रोजन एटम तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। फोर्थ हाइड्रोजन एटम फोर्थ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन का एक एटम बना लेता है 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ में। और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, अब देखो यहां पर कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन होते ही हमारा कार्बन एटम जो है वो स्टेबल हो गया है। हाइड्रोजन की बात करें, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अभी समझाया था। तो 1 2 हाइड्रोजन एटम स्टेबल, 1 2 ये स्टेबल, 1 2 ये हाइड्रोजन स्टेबल, 1 2 ये हाइड्रोजन स्टेबल। क्लियर? तो मीथेन मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। ये होता है हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपसे बात पूछी जाए कि कितने टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। मतलब 3 तरह का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम के बीच में या 2 एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, उसे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर 2 एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डैश ओनली। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डैश ओनली। इट इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई भी 2 एटम आपस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं, इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, अगर 2 एटम ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, तो वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरा ऑक्सीजन एटम आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों मिलकर के 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। ये देख सकते हो, हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर 2 एटम की कोई भी 2 एटम आपस में मिलकर के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन का, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। दोनों नाइट्रोजन एटम ने मिलकर के 3-3 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर लिए हैं और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कार्बन हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल कितने भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 और 3, इससे ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट, अब हमने कहा कि हमारे पास में बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कार्बन से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर जिनकी वजह से कार्बन का एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड बना सकता है? तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, कि कार्बन का ऐसा कौन सा नेचर है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बना सकता है। अबाउट 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टिल टुडे। हमें आज तक कितने पता है? 3 मिलियन।
अब इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन का एक एटम अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक हो करके एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर सकता है, इसे ही कहा जाता है कैटेनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम through covalent bond to form a long straight branch chain, either straight or branch chains or ring भी we can say different sizes is called catenation. ठीक, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करता है पूरी पेरियोडिक टेबल में, जो सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करता है वो कार्बन ही है। क्यों? पहला कारण है उसका स्मॉल साइज होना, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड है यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। विच काइंड ऑफ यूनिक स्ट्रेंथ? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इन तीन वजह से कार्बन का एटम ऐसा है जो मैक्सिमम कैटेनेशन शो कर सकता है। सेकेंड मोस्ट कैटेनेटिक एलिमेंट है सल्फर एंड द थर्ड मोस्ट कैटेनेटिक एलिमेंट है हमारा फॉस्फोरस। देखो, कैटेनेशन फर्स्ट वर्सेटाइल नेचर था कार्बन का, दूसरा है हमारे पास में टेट्रावैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन का एक एटम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिसके रिजल्टेंट हमें चार अलग अलग तरह के कंपाउंड मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में मेथेन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करें, एक कार्बन का एटम 4 वैलेंसी रख रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ में उसने डिफरेंट अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं। 4 वैलेंसी होने की वजह से अलग अलग कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। ओके, तो दिस इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, और नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर वर्सेटाइल नेचर है हमारा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। स्टूडेंट, कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसा अभी आपको बताया था कोवेलेंट के केस में, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब वन कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये कंपाउंड को एक स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग कितनी हो रही है ये भी हमारे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की। स्टूडेंट, हमें यह समझ में आना चाहिए कि एलोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। एलोट्रोपी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और इन फॉर्म में सिमिलरिटी या किस तरह की है, ये जितनी भी फॉर्म बनाएगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म बना रहा है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि बने हुए तो एक ही टाइप के एटम से हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, जितनी भी डिफरेंट फॉर्म होती है उस एलिमेंट की, उन्हें कहा जाता है एलोट्रॉप्स। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास में डायमंड। डायमंड आपने सुना होगा, देखा भी होगा, एक बहुत ही सॉलिड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, जिसके अंदर देखो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे डायमंड का। ये रहा एक कार्बन का एटम, ये कार्बन का एटम अपने जैसे 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ में बाउंडेड रहता है। ठीक है, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड हैं, इसका मतलब कोई वैलेंसी फ्री नहीं है। डायमंड के अंदर कार्बन टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में अरेंज होता है, और इसी वजह से डायमंड जो है एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या यूं कह दें इट्स एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी भी कार्बन की कोई वैलेंसी फ्री नहीं है। अगर आप ये सोचो कि सर यहां पर टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, यहां पे टेट्राहेड्रन का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रन का मतलब है 4 सरफेसेस से घिरे होना। देखो, एक सरफेस हमारी बन रही है इन 3 कार्बन के बीच, एक हमारे पास बन रही है इन 3 कार्बन के बीच, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा ये हो जाएगा, और फोर्थ हमारा ये हो जाएगा। ये सेंटर एटम वाले, सेंटर का जो एटम है कार्बन का, उसे हम नहीं कह रहे, वो जिनसे सराउंडेड है उनकी बात हो रही है। ठीक है,
तो ये चार जो सरफेसेस से सराउंड हो रहा है एक कार्बन एटम, इसे ही कहा जाता है टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। कार्बन की कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, डायमंड एक इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का। क्लियर है? अब ये जो अरेंजमेंट है ये कार्बन एटम का, यही हमारे डायमंड को बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बना देता है। ये हमारे डायमंड को बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बना देता है। क्लियर? और ये अनरिएक्टिव भी है। जो सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म है हमारी वो है ग्रेफाइट। स्टूडेंट, ग्रेफाइट आपने यूज की होगी पेंसिल में। पेंसिल की जो लिड होती है इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। क्या स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हो। यहां पे हो क्या रहा है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के एटम हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होंगे और हर कार्बन एटम अपने जैसे 3 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड होगा। देखो जैसे इस कार्बन की बात करें 1, 2 और 3, 3 से बाउंडेड है। इसकी बात करें, अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, ये भी 1, 2 और 3 3 कार्बन से सराउंडेड है और एक हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म कर रहा है। ये होती है लेयर 1, ये होती है लेयर 2। दोनों ही लेयर वीक वांडरवॉल फोर्स से अटैच्ड हैं। देखो ये जो डॉटेड लाइन हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों लेयर के बीच में, ये वीक वांडरवॉल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। वीक वांडरवॉल फोर्स होने की वजह से दोनों लेयर जो हेक्सागोनल लेयर है वो एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं। इसीलिए हमारा जो ग्रेफाइट जो सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, वो थोड़ी सी सॉफ्ट और स्लिपरी हो जाती है। पहला कारण तो ये। दूसरा, हर कार्बन 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है लेकिन वैलेंसी तो 4 है। इसका मतलब एक वैलेंसी हर कार्बन एटम की फ्री है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का। क्लियर है? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि हर कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री रहती है। ये सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों है ये भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। नेक्स्ट, जो थर्ड एलोट्रॉप है हमारा कार्बन का, वो है फुलरीन। स्टूडेंट, ये फुलरीन एलोट्रॉप जो है ये रिसेंटली मतलब सबसे लास्ट में डिस्कवर्ड की हुई एलोट्रॉपिक फॉर्म है। हमारे पास में फुलरीन वैसे तो मल्टीपल तरह का होता है, जहां पर CN हम स्ट्रक्चर होगा और CN जो है ये 60 से लेकर के 370 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन के एटम C60 से लेकर के C370 तक मिलकर के जो लंप बनाते हैं उसे हम फुलरीन कहते हैं। लेकिन हमें अभी तक सिर्फ C60 का स्ट्रक्चर ही नोन है। क्या होता है C60 फुलरीन का स्ट्रक्चर? वो ये रहा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहां पर कार्बन का एटम अदर कार्बन एटम के साथ मिलकर के एक पेंटागन की फॉर्मेशन कर रहा है और ये जो पेंटागन है ये आगे चल करके इसकी हर एज जो है पेंटागन की वो एक हेक्सागन की फॉर्मेशन कर रही है। आई होप आप लोग यहां पर इमेज में अच्छे से इस चीज को देख पा रहे हो। अब इससे होगा क्या, हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है, देखो वैसे तो यहां पर कार्बन जो है ये भी अपनी कोई वैलेंसी फ्री नहीं रखता, डबल लेयर होती है, एक लेयर ऐसे और एक लेयर ऐसे, दोनों भी कनेक्टेड हैं। इस बॉल के अंदर भी एक बॉल हमारी बनकर के आएगी 360 कार्बन फुलरीन के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, आपसे जनरली जो पूछा जाता है क्या कि इस स्ट्रक्चर में कितने पेंटागन बन रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, टोटल 12 5 मेंबर रिंग मतलब पेंटागन बनता है और 26 मेंबर रिंग मींस हेक्सागन की फॉर्मेशन होती है। इतने सारे फुलरीन में हमें सिर्फ C60 का स्ट्रक्चर ही अभी तक हम स्टडी कर पाए हैं और हम इसे नाम देते हैं जनरली बकी बॉल्स या बकमिंस्टर फुलरीन। क्यों? क्योंकि बकमिंस्टर फुलरीन एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक जियोडिस्क डोम बनाया था। उस जियोडिस्क डोम का स्ट्रक्चर बकी बॉल के स्ट्रक्चर से सेम है, मतलब फुलरीन C60 के स्ट्रक्चर से सेम है। ठीक है, तो हमने C60 फुलरीन का जो स्ट्रक्चर है उसे बकी बॉल का नाम दिया या फिर हम उसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कह देते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमने अभी तक एलोट्रॉप्स में 3 एलोट्रॉप पढ़े कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। ओके,
देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन करते हैं ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड की बिहाफ पे। ओपन चेन का मतलब जो आप कार्बन की चेन बना रहे हो, क्या लास्ट वाला कार्बन पहले वाले से कनेक्टेड है? नहीं। अगर फर्स्ट कार्बन लास्ट से कनेक्टेड नहीं है बाय एनी ऑफ द एटम, इट्स एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन, कार्बन की हमने चेन बनाई और अगर लास्ट वाला कार्बन हमारा किसी एटम के थ्रू फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है तो इसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हम कह देंगे। लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सबका डिस्कशन करेंगे वन बाय वन अभी, ठीक है। ओ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं और इसको क्लोज चेन को हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम देख रहे हैं वन बाय वन कि सब तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड। स्टूडेंट देख सकते हो, पहला है हमारे पास मेथेन, एक ही कार्बन एटम है। दूसरा है हमारे पास में एथेन, यहां पर जो दोनों कार्बन एटम है वो आपस में सिर्फ एक बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, यहां पर साइकिल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इट्स एन ओपन चेन। थर्ड है हमारे पास में प्रोपेन, आप देख सकते हो, क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्या थर्ड वाला कार्बन फिर से डायरेक्टली फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है? बेटा स्टूडेंट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ओपन चेन है। इधर देख सकते हो, ये रहा हमारे पास में ब्यूटेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला कार्बन क्या फर्स्ट वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है, ये ओपन चेन है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लोज चेन। आप क्लोज चेन कह सकते हो या साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हो। कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं। अगर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब थर्ड वाला कार्बन पहले वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यस, ये एक साइकिल की फॉर्मेशन करेगा, ट्राइंगल। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला कार्बन पहले वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये हमारा एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज चेन कंपाउंड कहा जाता है। जैसे हमारा एक बन गया है साइक्लोहेक्सेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाला कार्बन फिर फर्स्ट वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इट इज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, उसके बाद में जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं, इन्हें सिंपल हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ अदर कंपाउंड भी हैं जो हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव माना जाता है, और वो कब होगा? जब हम हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट वहां पर लगा देंगे। हम इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जनरली ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोकार्बन का मेजर सोर्स है वो पेट्रोलियम ही होता है, चाहे आप फिनाइल की बात करो, वैक्स की बात करो, मतलब पैराफिन वैक्स की बात करो, जनरली इनका सोर्स जो है वो हमारे पास पेट्रोलियम ही होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप का मतलब क्या है? टाइप का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और कार्बन के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है। अगर हम यहां पर बात करें, सबसे कॉमन है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन में एक टाइप है हमारे पास में, दैट इज एल्केन। एल्केन क्या होता है? अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड बन रहा है, डबल और ट्रिपल नहीं बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम कह देते हैं एल्केन। जनरली एल्केन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n। आप देख सकते हो जो भी हाइड्रोकार्बन इस फॉर्मूले को फुलफिल करेगा, यहां पर n जो है 1 2 3 4 रख करके देखिएगा, जो भी फॉर्मूला ये फुलफिल करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फॉर्मूले को फुलफिल करेगा, वो एल्केन ही होगा।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर n=1 रखो तो मेथेन बन गया, n=2 रखो तो क्या एथेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन की, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें दो तरह के आते हैं। देखो सैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड था सैचुरेटेड के केस में, लेकिन हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये है सैचुरेटेड, तो ये दोनों बन जाते हैं अनसैचुरेटेड। अगर पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है, जैसे कि एल्कीन। क्या होता है एल्कीन? विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, वो एल्कीन बन जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल फॉर्मूला CnH2n, n=2 रखो तो एथीन बन जाएगा, n=3 रखो तो प्रोपीन बन जाता है। सेकंड हमारे पास में होता है एल्काइन। व्हाट इज एल्काइन? अगर कार्बन और कार्बन के बीच आपके एक ट्रिपल बॉन्ड, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ये एल्काइन बन जाएगा। ओके, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, n=2 रखो इथाइन बन गया, n=3 रखो प्रोपाइन बन जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम फोकस कर रहे हैं कार्बन और कार्बन एटम के बीच। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं CH3COOH, आपसे पूछा जाए क्या ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, तो जनरली इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट हमारे पास में कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज एसिटिक एसिड। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि हम यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच एट बॉन्ड को देख रहे हैं। आप ये ना करें कि सर ये डबल बॉन्ड आ गया ना, ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये सैचुरेटेड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आ गया तो हम क्या इन्हें किसी एक ग्रुप में रख सकते हैं? यस, जिस ग्रुप में हम इसे रख रहे हैं वो है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? इट इज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। मतलब हमने हाइड्रोकार्बन का ऐसा ग्रुप बनाया जिनमें उस ग्रुप के सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन अगर हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास में अरेंज करें तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है होमोलोगस सीरीज की? वेरी फर्स्ट, जितने भी मेंबर होंगे उनका एक कॉमन फॉर्मूला होगा। जैसे कि एल्केन के लिए कॉमन फॉर्मूला आता है CnH2n+2, एल्कीन के लिए आ जाएगा CnH2n, एल्काइन के लिए आ जाएगा CnH2n-2। ठीक है, तो कॉमन फॉर्मूला होगा, पहली बात। दूसरा, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच CH2 का फर्क आएगा, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, या आप यूं कह सकते हो दे आर डिफर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14। ठीक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है? डिफरेंट मेंबर ऑफ सीरीज हैव अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। अगर हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई नया फंक्शनल ग्रुप आप ऐड कर दोगे तो कॉमन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सारे ही ग्रुप मेंबर के बीच में। जैसे कि एल्कोहल फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी एक फैमिली, जो होमोलोगस सीरीज में हम फैमिली बना रहे हैं कंपाउंड्स की, उनके आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, यही होमोलोगस होते हैं। अब कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये रेगुलरली अपग्रेड होती रहेंगी। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे होमोलोगस सीरीज की आ जाएगी, किसी भी एक
सीरीज के जो भी मेंबर होंगे दे आर प्रिपेयर्ड बाय आइडेंटिकल मेथड, उनको बनाने का तरीका भी एक ही रहेगा। जैसे अल्कोहल है तो चाहे आप मेथनॉल बनाओ, एथेनॉल बनाओ, प्रोपेनॉल बनाओ, उनको बनाने का प्रोसेस आइडेंटिकल ही होगा। आप एथेनोइक एसिड बनाओ, प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ, प्रिपरेशन का मेथड एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस क्या होता है? किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर होते हैं उन्हें एक दूसरे का होमोलोगस कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा एल्केन के बारे में, क्या ये एक होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल है। अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये CH4 बन जाएगा मेथेन, n इक्वल टू 2 रखो तो ये बन गया एथेन, n इक्वल टू 3 रखो तो बन गया प्रोपेन। अब स्टूडेंट आप यहां पर ये देखिएगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक होमोलोगस सीरीज है। सेम केस विद दीज टू सब्सटेंसेस, यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है, यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है। यस, ये भी एल्कीन बना रहे हैं। यहां पर भी यहां पर ये होमोलोगस बना रहे हैं, यहां भी CH2 का डिफरेंस है और ये भी CH2 का डिफरेंस है। यस, ये भी होमोलोगस सीरीज है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इनमें भी वही केस होगा, इनमें भी वही केस रहने वाला है। क्लियर? तो ये होता है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। चलिए चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलते हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में। जनरली स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है, कोई कंपाउंड दिया और इसका IUPAC नेम क्या है, तो हमें सब्सटेंसेस का नॉमेनक्लेचर करना भी आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब है द असाइनमेंट ऑफ नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए दो सिस्टम चलते हैं, एक है ट्राइबल सिस्टम और एक है IUPAC सिस्टम। स्टूडेंट हम यहाँ पर ट्राइबल सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, NCERT में मेंशन नहीं है, कोई नहीं पूछता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। अगर आप जानना चाहो सर IUPAC का नाम क्या है, तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, या हम यूं कहें किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, उसका ऑफिशियल नेम प्रोवाइड करती है। ऐसे ये बहुत सारे काम और भी करती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो आपसे पूछा जाए कि नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स क्या हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाम के फॉर्मेट पे। IUPAC किस तरह का नेम स्ट्रक्चर रखता है, तो वो नेम स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देते हैं प्रेफिक्स, अगर कोई है तो, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए क्या कंफ्यूज हो गए? सर क्या होता है वर्ड रूट, क्या होता है प्रेफिक्स, क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? अरे स्टूडेंट्स ना घबराइए, हम हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेफिक्स क्या होता है। प्रेफिक्स इज अ पार्ट ऑफ IUPAC नेम विच अपीयर्स इन द बिगिनिंग। क्या डिनोट करता है? ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अवेलेबल है। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं? ये आपके हेलोजन हो सकते हैं और ये आपके कंपाउंड की ब्रांच भी हो सकती है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं? या तो ये हेलोजन होंगे या ये किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की ब्रांच भी हो सकती है। ठीक, इन्हें हम रखते हैं प्रेफिक्स में। नेक्स्ट, वर्ड रूट क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में वर्ड रूट का मतलब है इट इज अ बेसिक यूनिट and it is a series of word root which indicates the number of carbon atom present in parent chain. स्टूडेंट पेरेंट चेन इन नामों से घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन को नोट कीजिए अपनी कॉपी में। हम हर चीज को विद एग्जांपल यहां पर प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे भी सही। ठीक है, अभी सिर्फ नोट कीजिएगा कि मतलब क्या है।
वर्ड रूट का मतलब ये है जो हम कार्बन की पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट? प्राइमरी सफिक्स आप वर्ड रूट के साथ ऐड करते हो ये बताने के लिए कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स आप वर्ड रूट के साथ ऐड करते हो ये बताने के लिए कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ये हर बार हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ये एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स से। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सर ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन कैसे बताएंगे, सर प्रेफिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स ना घबराइए, हम हर चीज को विद एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे उनका नाम कैसे दिया जाएगा। हमने कहा था वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कहां पर? पेरेंट चेन में। तो देखो, अगर C1 मतलब एक कार्बन है तो नाम आएगा मेथ, 2 कार्बन है तो नाम आएगा एथ। नेम मतलब वर्ड रूट। 3 के लिए प्रोपा, 4 के लिए ब्यूटा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10th के लिए डेका। स्टूडेंट ये वर्ड रूट हैं पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, अब ये तो बात हो गई वर्ड रूट की, इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है, हम आगे यूज करेंगे इसे। दूसरा है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो मैंने आपसे कहा, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो कार्बन चेन बन रही है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आप एक बात देखो, अगर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, तो वो होगा प्राइमरी सफिक्स एन। क्यों? क्योंकि वो एल्केन सीरीज को बना रहा होता है। अगर कार्बन की चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या वो अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो हम प्राइमरी सफिक्स ले लेते हैं इन और वो बन जाता है एल्कीन। ये जो पूरी होमोलोगस सीरीज बनेगी वो बन जाएगी एल्कीन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्या ये अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा आइन और ये होमोलोगस सीरीज बना लेता है एल्काइन। आई थिंक कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप फैमिलियर हुए होंगे। अब कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। देखो, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोकार्बन CH4। कार्बन एटम कितने हैं? 1। क्या वर्ड रूट होगा? वर्ड रूट होगा मेथ। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। देखो प्राइमरी सफिक्स एन क्यों है? क्योंकि कार्बन एक ही है और वो एक ही बॉन्ड से बॉन्डेड है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में, तो हमने प्राइमरी सफिक्स दिया एन। दोनों को ऐड कर दो, नाम बन गया मेथेन। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। यहां पर हमें कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, कोई सेकेंडरी सफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज अ प्योर हाइड्रोकार्बन। दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। वर्ड रूट कितना आ जाएगा? 8। क्या दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं? बिल्कुल हैं। तो प्राइमरी सफिक्स कितना आ जाएगा? एन। नाम बना ऐड कर दो 8 प्लस एन, ये हो गया हमारा एथेन। थर्ड, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। कार्बन एटम कितने हैं? 3। 3 कार्बन एटम के लिए उस टेबल को देखिएगा जो प्रीवियस स्लाइड में दी थी। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट कितने होते हैं? प्रॉप। क्या तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड? देखो यहां पर 3 आएगा। क्या तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं? बिल्कुल हैं। ये हो जाएगा एन। नाम ऐड कर दो प्रोपेन। ये भी 3 आएगा। देखो
यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट। चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, बिल्कुल हैं। एन आ जाएगा, नाम बन गया ब्यूटेन एंड सो ऑन। इधर देख लीजिए, 3 कार्बन की चेन यहां पर भी है, 3 कार्बन की चेन यहां पर भी है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाता है हमारे पास में प्रोप। ठीक है, क्या यहां पर डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? इट विल बी इन। तो नाम ऐड कर दो, नाम बन गया प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए, सॉरी, कार्बन के बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए प्राइमरी सफिक्स आता है आइन। प्रोप के साथ आइन ऐड कर दो, बन गया प्रोपाइन। ये है आयुपेक नेम इन सारे कंपाउंड्स के। सिंपल था। ये नॉमेनक्लेचर हम दे रहे हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। ओके, अब हम ये बात कर रहे हैं सर ऐसा तो जरूरी नहीं है क्या कि हर बार जो हाइड्रोकार्बन हो वो स्ट्रेट चेन ही होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, कई बार ब्रांच भी आ सकती है। तो ब्रांच के लिए जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n+1 और एक वैलेंसी यहां पर फ्री हो जाएगी। जैसे कि मेथेन है, मेथेन से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक हाइड्रोजन रिमूव करते ही एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये रेडी है ब्रांच की फॉर्म में कनेक्ट होने के लिए। हमने इसको नाम दिया मिथाइल। ये जो ब्रांच कनेक्ट होगी इसे हम नाम देते हैं मिथाइल। इसी तरह से एथेन है, एक हाइड्रोजन फ्री किया तो हमारे पास ब्रांच फ्री हो गई। अब ये टर्मिनल रेडी है दूसरे किसी पेरेंट चेन से कनेक्ट होने के लिए, इसका नाम आ जाएगा इथाइल। अगर वैलेंसी कंप्लीट है हाइड्रोकार्बन में एन, इन, आइन, अगर एक वैलेंसी फ्री हो गई तो हमें उसे आइल सफिक्स लगा देते हैं। प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बन गया 1 प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल भी आप बना सकते हो। देखो, अगर टर्मिनल वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री करोगे तो इट इज n प्रोपाइल या 1 प्रोपाइल। लेकिन अगर सेंटर वाले कार्बन, मतलब 2 कार्बन के बीच जो कार्बन है उसकी वैलेंसी, ये वैलेंसी फ्री हुई है यहां पर, तो ये वैलेंसी जब फ्री होगी तो इसे हम नाम देते हैं आइसोप्रोपाइल, या हम इसे कह सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो ये था हमारे पास में नॉमेनक्लेचर ब्रांच का नाम। अब हम बात कर रहे हैं कुछ रूल्स की। देखो, अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल कलेक्ट किया है नॉमेनक्लेचर के लिए। अब हम कुछ रूल पढ़ेंगे जिन रूल को फॉलो करके आप एक्यूरेटली किसी कंपाउंड को उसका आयुपेक नाम दे सकते हो। क्या है वो नाम, ये देख लेते हैं एक बार आप। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल जो हम पढ़ रहे हैं ये है हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन रूल। जो भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया जा रहा है आप उसमें ये देखिए कि सबसे ज्यादा कार्बन को आपस में लिंक करती हुई लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है। कोशिश ये करो ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमारी स्ट्रेट कार्बन चेन में इंक्लूड हो सके। जो चेन आप सिलेक्ट करोगे ना वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर ले, मल्टीपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को और ब्रांचेस को इंक्लूड कर ले। ऐसी आपको चेन ढूंढनी होती है। जो भी पेरेंट चेन आप डिस्कवर करोगे, जो आप ऑब्जर्व करोगे वो डिसाइड करेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड रूट कितना होगा। हमने अभी देखा था C1 से लेकर C10 तक एक पर्टिकुलर वर्ड रूट हमने असाइन किया है। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डिसाइड करेंगे कि वर्ड रूट क्या होगा। सेकंड, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन प्राइमरी सफिक्स बताएगा, और जो ब्रांच होती है वो बताता है प्रेफिक्स को। एल्काइल, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच, ये बताता है प्रेफिक्सेस को। सफिक्स क्या होगा, प्रेफिक्स क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, ये हम लोगों ने पता लगा लिया है। ये हमारा पहला रूल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की। एक एग्जांपल हमने देखा, एग्जांपल 1, लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें पता लगानी है। आप देख सकते हो 1
2 3 4 5 5 कार्बन की चेन यहां पर बन रही है और हम बात करते हैं 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाता है पेंट। क्या मेन कार्बन, मेन जो चेन, ये जो पेरेंट चेन हमने बनाई है, इसके सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं? बिल्कुल हैं। तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स अनसैचुरेशन बताएगा प्राइमरी सफिक्स एन। अब लेकिन मॉलिक्यूल को देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6, मतलब एक कार्बन ब्रांच की फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर एक कार्बन की ब्रांच है, 1 के लिए आता है मेथ और ब्रांच है तो सफिक्स आ जाएगा आइल। तो हमारे पास में कैसे फाइंड आउट करना है पेरेंट चेन को, ब्रांच को और सैचुरेशन को, वो हम इन एग्जांपल में देख रहे हैं। देखो एग्जांपल 2, अगर आप मॉलिक्यूल को देखो तो आप सोचोगे कि सर स्ट्रेट चेन तो ऐसे बन रही है ना, बट ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन होने के लिए हम इसको थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हैं। ये रहा, देखो अगर ऐसे करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 5 कार्बन की, लेकिन ऐसे आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी टोटल 7 कार्बन की। तो 5 बड़ा या 7 बड़ा? 7 बड़ा है, इसलिए हम लॉन्गेस्ट चेन इसे मान रहे हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं? बिल्कुल हैं। एक हमारे पास में वर्ड रूट बन जाएगा हेप्ट, मतलब C7 के लिए, और सारे ही कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, अनसैचुरेटेड हैं, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? एन। लेकिन यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल में टोटल 9 कार्बन एटम हैं। 9 में से 7 आ गए हैं हमारे पेरेंट चेन में और 2 कार्बन यहां पर ब्रांच की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ब्रांच की अलग अलग फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक कार्बन यहां पर ब्रांच बनाएगा, दूसरा कार्बन यहां पर ब्रांच बनाएगा। अगर ब्रांच एक ही कार्बन की है तो प्रेफिक्स आ जाएगा हमारा मिथाइल। स्टूडेंट्स अभी तक हमने नाम ऐड नहीं किया है, हम सिर्फ पता लगा रहे हैं वर्ड रूट क्या है, प्रेफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। एग्जाम्पल 3 देखो, अगर आप ऐसे सोचो तो ऐसे भी 4 कार्बन की ही ब्रांच बनेगी, है ना। और अगर आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से टिल्ट करके देखो तब भी हमारे पास 4 कार्बन की ही ब्रांच बनेगी। लेकिन मैं यहां पे व्हाइट वाला जो ब्रैकेट था वो चेन ना कंसीडर करते हुए येलो ब्रैकेट को चेन कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस अरेंजमेंट में ये जो डबल बॉन्ड है ये भी हमारा चेन में इंक्लूड हो रहा है, जो कि अनसैचुरेशन को बताएगा। ठीक, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, वर्ड रूट बन गया ब्यूट। किसी एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया, प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा इन। और यहां पर ये जो कार्बन है ये ब्रांच की फॉर्मेशन कर रहा है तो ये बन जाता है प्रेफिक्स हमारा मिथाइल। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हम ले लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास नाम आज देखो पेरेंट चेन बनेगी इस तरह से। कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। एक चेन मेरे पास में इस तरह से भी बन सकती है। कैसे? एक चेन मेरे पास में कुछ इस तरह से भी बन सकती है, देख सकते हो आप लोग। स्टूडेंट हम येलो वाली चेन कंसीडर कर रहे हैं, व्हाइट वाली चेन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है? स्टूडेंट थोड़ा गौर से देखिएगा। क्या गौर से देखिएगा कि अगर मैं चेन इस तरह से कंसीडर कर लेता हूं तो यहां पर ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ जाएगी, यहां पर ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ जाएगी। 5 की ऐसे भी बनेगी, 5 की ऐसे भी बनेगी, लेकिन ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाना हमारे सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो आप क्या करो, चेन ऐसे कंसीडर ना करके आप चेन कंसीडर करो इस तरह से। इसका एडवांटेज क्या है? अब देखो स्ट्रेट चेन बन रही है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। अब 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा पेंट। मेन कार्बन चेन के सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब अनसैचुरेटेड है। और यहां पर 2 सिंपल कार्बन की चेन बन रही है, एक 2 कार्बन इंक्लूड की और एक 1 कार्बन इंक्लूडेड की। तो 2 कार्बन की ब्रांच के लिए प्रेफिक्स आएगा इथाइल
और एक कार्बन की ब्रांच के लिए प्रेफिक्स आएगा मिथाइल। ठीक है, जितने भी रूल हमने पढ़े थे उनके प्रैक्टिस हमने यहां पर की। नेक्स्ट, लोवेस्ट सम रूल। अगर आपको ब्रांच की या प्रेफिक्स की पोजीशन बतानी है तो कोशिश करो मिनिमम नंबर असाइन करो। कैसे? देखो, इस मॉलिक्यूल में वर्ड रूट कितना आ जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कितना आ जाएगा? ब्यूट। और सारे ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन। लेकिन स्टूडेंट इस वाले कार्बन को देखो, अगर मैं नंबरिंग करता हूं, इस वाले एंड से नंबरिंग आएगी 1 2 3 4। अगर मैं नंबरिंग करता हूं राइट हैंड साइड से तो नंबर आएगा 1 2 3 4। ठीक, इस नंबरिंग सिस्टम में ब्रांच कनेक्टेड है सेकंड वाले कार्बन से और यहां पर ब्रांच कनेक्टेड है थर्ड वाले कार्बन से। मॉलिक्यूल सेम है, नंबरिंग कहां से करनी है वो पता लगाना है। तो नंबरिंग ऐसे करो कि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। इसीलिए ये सिस्टम हमारा करेक्ट है, ये सिस्टम करेक्ट नहीं है। हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर देंगे, राइट हैंड साइड से नंबर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड से नंबर जो है वो ज्यादा आ रहा है ब्रांच का। ये है लोवेस्ट सम रूल। नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, 5 कार्बन की चेन में लेफ्ट हैंड साइड से नंबर किया तो ब्रांच को मिल रहा है सेकंड पोजीशन, और अगर राइट हैंड साइड से नंबर करते हो तो ब्रांच को पोजीशन मिलता है फोर्थ। दोनों में मिनिमम कौन सा है? सेकंड मिनिमम है। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, हमारे पास में 4 कार्बन का अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। ब्रांच को पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से दोगे तो यहां पर थर्ड पोजीशन आ रही है और यहां पर हमारे सेकंड पोजीशन आ रही है। अब आप सोचोगे सर मिनिमम तो वहां पर है तो ये सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सही ये हमारे पास में सही नहीं है और ये हमारा जो नेम है वो सही है। क्यों है? देखो, यहां पर वैसे तो देखो यहां पर 3 ज्यादा है 2 कम है तो आपको इसे सही करना चाहिए था, लेकिन बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। इस नोमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे, सॉरी थर्ड पोजीशन पे। तो हम थर्ड को ना दे करके इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए ये नंबर सिस्टम सही है, ये नंबर सिस्टम हमारा गलत हो जाएगा। अगर ब्रांच और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो प्रायोरिटी दो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर असाइन करने की। ठीक है, पहले फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर ब्रांच को। ठीक, यहां पर भी देख लीजिए 4 कार्बन की मॉलिक्यूल में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से नंबर किया तो ब्रांच को पोजीशन मिली थर्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिली फर्स्ट। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबर करता हूं तो ब्रांच को पोजीशन मिलेगी सेकंड और ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिलेगी थर्ड। हमारे लिए मिनिमम नंबर ट्रिपल बॉन्ड को देना जरूरी है। तो देखो यहां पर नंबर मिल रहा है 1, यहां पर मिल रहा है 3, इसलिए ये गलत है और ये हमारा सही हो जाता है। इसे कहते हैं लोवेस्ट नंबर रूल। सेकंड रूल थर्ड हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अगर कभी ऐसा हो कि पेरेंट चेन के साथ में एक से ज्यादा टाइप की ब्रांच कनेक्टेड है या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? उनको डाई ट्राई प्रीफिक्स से इंडिकेट करना होगा। इधर देखो 5 कार्बन की चेन है, बिल्कुल है। यहां पर क्या हुआ? सेकंड पोजीशन पर भी मिथाइल कनेक्टेड है और थर्ड पोजीशन पर भी मिथाइल कनेक्टेड है। तो हम दोनों पोजीशन को ऐसा नहीं कहेंगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, नहीं, 2 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक, 5 कार्बन की चेन फिर से है, एक कार्बन की चेन थर्ड से कनेक्टेड है, दूसरे कार्बन की चेन भी थर्ड कार्बन से कनेक्टेड है और एक कार्बन की चेन सेकंड से भी कनेक्टेड है। तो आप ऐसे नहीं कहोगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, नहीं, 2 3 3 ट्राई मिथाइल। देखो कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 और 3, तो तीनों की अलग अलग पोजीशन इंडिकेट करना जरूरी है और 3 पोजीशन आई हैं तो प्रेफिक्स आ जाएगा ट्राई।
मिथाइल क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट ब्रांच जो है वो 1 कार्बन की है। पेंटेन क्यों? क्योंकि पेरेंट चेन जो है वो 5 कार्बन का है और सैचुरेटेड है इसलिए। इधर देख लो, 6 कार्बन की ब्रांच है, बिल्कुल है। हेक्स आ गया, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, एन आ गया। अब 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर। क्या एक ही तरह की ब्रांच है? बिल्कुल है। 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 मिथाइल हेक्सेन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक, इसी तरह से हमारा नाम आ जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आगे बढ़े। रूल 4, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। स्टूडेंट देखो, एक होता है एथ या ब्रांच की बात करें इथाइल, और एक होता है मेथ, ब्रांच की फॉर्म में मिथाइल। अगर ई और एम में बात करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? ई आता है, तो आपको इसे मिनिमम नंबर देना है। कभी ऐसी कंडीशन हो कि मैथ और एथ दोनों एंड से सेम पोजीशन पर आ रहे हो, मिनिमम नंबर किसे दे? तो प्रायोरिटी मिलेगी एथ को। देख सकते हो यहां पर हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, पेंट सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एन, डन। अब बात करते हैं प्रेफिक्स की। देखो, अगर मैं यहां से नंबर दूं तब भी थर्ड आएगा इथाइल को, यहां से नंबर दूं तब भी नंबर आएगा थर्ड इथाइल को, तो 3 इथाइल तो कंफर्म है, तो 3 इथाइल तो कंफर्म है। लेकिन अगर मैं नंबर यहां से देता तो नंबर आता है 3,4, वो 3,4 ये गलत होता। नंबर यहां से दे लो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी, अच्छा आगे बात करते हैं, जब कभी भी ऐसा हो कि डाई ट्राई टेट्रा के प्रीफिक्स आप ब्रांच के साथ लगा रहे हो, तो इन अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में नहीं रखते। अगर फॉर एग्जांपल इथाइल है और डाइल मिथाइल है, तब भी इथाइल को ही प्रेफरेंस देनी है। आप डाई मिथाइल का डी कंसीडर नहीं करोगे, मिथाइल का एम कंसीडर करोगे। ठीक है। रूल नंबर 5, नेमिंग ऑफ डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। देख सकते हो 6 कार्बन की चेन है, बिल्कुल है। हेग्स 6 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो एन। फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल कनेक्टेड है, थर्ड पोजीशन पर इथाइल कनेक्टेड है। ठीक है। नंबरिंग करने के लिए आप हमेशा करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दो। एथ पहले आता है तो इसको हमने थर्ड दिया, क्योंकि देखो यहां से मिथाइल को थर्ड मिलता, यहां से इथाइल को थर्ड मिल रहा है, हम इथाइल को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ई पहले आता है, एम नहीं आता, इसलिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोवेस्ट सम रूल। ये भी एक इंटरेस्टिंग, काफी अप्रोचेबल रूल है। देखो 6 कार्बन की ब्रांच है, बिल्कुल है। एक मिथाइल थर्ड पे कनेक्टेड है, दूसरा मिथाइल फिफ्थ पे कनेक्टेड है, एक इथाइल थर्ड पे कनेक्टेड है। अगर मैं तीनों ही ब्रांचेस की पोजीशन को ऐड करूं, 3, 3 और 5, कितना आ गया? 11। अब मैंने नंबरिंग करी राइट हैंड साइड से, फोर्थ पर कनेक्टेड है मिथाइल, सेकंड पे कनेक्टेड है मिथाइल और फोर्थ पर कनेक्टेड है इथाइल। तीनों ब्रांच की पोजीशन का ऐड, नंबर का ऐड करो, 2, 4, 4, कितना आ रहा है? 10। जो लोवेस्ट नंबर होगा उसको ही हमें नंबर कंसीडर करना है, तो ये नंबर सिस्टम हमारा सही हो जाएगा। जब हम राइट हैंड साइड से नंबर करेंगे, नंबरिंग देना शुरू करेंगे, ये नंबर सिस्टम हमारा सही हो जाएगा। देख सकते हो 6 कार्बन है, वर्ड रूट, हेक्स पेरेंट चेन में, सैचुरेटेड है एन, 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। इथाइल एक है तो 4 पोजीशन पर है, ये रहा इथाइल 2,4, क्योंकि 2 पर भी इथाइल कनेक्टेड है, सॉरी 2 पर भी इथाइल कनेक्टेड है, 4 पर भी इथाइल कनेक्टेड है, तो हमने 2,4 डाई इथाइल डाई मिथाइल हेक्सेन नाम दे दिया। ये कंप्लीट आयुपेक नेम इसका हो जाएगा।
और देखें, प्रैक्टिस करें मॉलिक्यूल्स की, देख सकते हो 3 कार्बन की चेन, वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, प्राइमरी सफिक्स इन, 2 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं सेकंड पोजीशन पे, 2,2 डाई, डाई क्यों 2 हैं, एक जैसी हैं, डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी है 4 कार्बन की और वो ये रही, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, लेकिन ये सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड, मतलब एक जगह डबल बॉन्ड आ रहा है और वो ये रहा। डबल बॉन्ड के लिए प्रेफिक्स प्राइमरी सफिक्स आता है इन, 2 मिथाइल की ब्रांच कनेक्टेड हैं, यस, कौन कौन सी पोजीशन पर, 2 और 3, तो नाम आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, क्योंकि पहले वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 इन आएगा। ये बेटा हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा एटम और एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो हमारे हाइड्रोकार्बन को एक स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर देगा, उसे ही फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए, ये जनरली 2 पार्ट कंसिस्ट करता है, आइदर हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स और फंक्शनल ग्रुप, दोनों मिलाकर के कैरी करता है। देख सकते हो ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है और ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का फंक्शनल ग्रुप ही मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होता है, मॉलिक्यूल का मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होगा, और यही फंक्शनल ग्रुप केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट डिटरमाइंड करता है। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, पहला है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जैसे कि मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH, यह पहला फंक्शनल ग्रुप। सेकंड है एल्डिहाइड, जैसे कि मेथेनल, यहां पर यह फंक्शनल ग्रुप है CHO, देख सकते हो आप लोग। यहां पर एल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप था, एल्कोहल के केस में OH। थर्ड है कीटोन, कीटोन जैसे प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन में देखो ये जो CO है, ये जो CO है ये हमारा हो जाता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे एथेनोइक एसिड, देख सकते हो ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हेलोजन की बात कर लेते हैं। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे कि है क्लोरोमेथेन, ये क्लोरीन है फंक्शनल ग्रुप, ब्रोमोमेथेन ब्रोमीन है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है फंक्शनल ग्रुप का। अब हम बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे दिया जाता है। अगर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, जो वर्ड रूट के लास्ट में ए था और फंक्शनल ग्रुप में ये अल्फाबेट्स वोवल्स आ रहे हो तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, देखिएगा स्टूडेंट, ये नोट करके रखिएगा, ये हमें काफी काम आएंगे। हम इन्हीं के नॉमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा ये प्रेफरेंस चार्ट भी है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स होगा ओइक एसिड, नाम बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। ईस्टर है, सफिक्स होगा एल्काइल OH, नाम बन जाएगा एल्काइल एल्केनोइट। एल्डिहाइड है, सफिक्स बनेगा एल, नाम आयुपेक नेम बन जाएगा एल्केनल। कीटोन के केस में नाम बन जाएगा एल्केनोन, सफिक्स है ओन। एल्कोहल के केस में सफिक्स है ओल, नाम बन जाएगा एल्केनॉल। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसिडर करो और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे मेन कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएं। पहला, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनेगा वो डिसाइड करेगा कि वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो डिसाइड करते हैं बाय फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट चेन को ऐसे कंसीडर करो कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ब्रांच उस मेन कार्बन चेन में आ जाए।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, देखो वैसे तो हम कार्बन की चेन ऐसे भी बना सकते हैं, देखो तब भी 7 कार्बन की चेन ही बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हम अरेंजमेंट ऐसा ना दे करके हम यहां पर जो चेन कंसीडर कर रहे हैं वो ये चेन कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन से अल्कोहल कनेक्टेड है। हमने कहा था फंक्शनल ग्रुप को चेन में कंसीडर करना जरूरी है, तो नंबर ऐसे देंगे हम, ये पेरेंट चेन बन गई, तो एक हमारा प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स, एक हमारी ये रही ब्रांच और एक है ये रही हमारी ब्रांच। 7 कार्बन है, वर्ड रूट हेप्ट। देखो मेन कार्बन चेन में जितने भी कार्बन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो वो बन जाते हैं एन। फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल, तो इसका सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा ऑल, और आयुपेक नेम हमारे पास टोटल हो जाएगा इन ब्रांचेस को कंसीडर करते हुए 2,5 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, ये रहा वर्ड रूट, ये रहा प्राइमरी सफिक्स, ये रहा सेकेंडरी सफिक्स और ये रहा प्रेफिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, ये बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उसको मेन कार्बन चेन में इंक्लूड जरूर कीजिएगा। ये 5 कार्बन की चेन बन रही है तो वर्ड रूट आ गया पेंट, लेकिन यहां पर एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इन, और पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने से सफिक्स आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। और ये जो डबल बॉन्ड है ये कहां कनेक्टेड है? सेकंड पोजीशन पर कनेक्टेड है, तो नाम हमारे पास आ जाएगा पेंट, वर्ड रूट, 2 इन, प्राइमरी सफिक्स, ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, पेंट 2 इन ओइक एसिड। देखो यहां पर 1 है तो उसको ओमिट किया जा सकता है, उसकी पोजीशन को ना मेंशन करो तो चलेगा। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड है एन, फंक्शनल ग्रुप है एमाइन, तो प्रोप वर्ड रूट एन, प्राइमरी सफिक्स 1 अमाइन, सेकेंडरी सफिक्स प्रोपेन 1 अमाइन इज द आयुपेक नेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 कार्बन की चेन है, बिल्कुल है, प्रोप वर्ड रूट सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, अनसैचुरेटेड है एन, नाइट्रो NO2 के लिए आएगा जो कि प्रेफिक्स बनेगा हमारा जनरली, तो हमारा नाम आ जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन, क्योंकि ये यहां पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब देखो जो हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें भी हम प्रेफिक्स में ही रखते हैं। 4 कार्बन की ब्रांच है, बिल्कुल है, ब्यूट, वर्ड रूट, एन, सभी सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड हैं तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन, अनसैचुरेटेड है, क्लोरो जो कि फंक्शनल ग्रुप है, प्रेफिक्स में आएगा, कौन सी पोजीशन पर कनेक्टेड है? सेकंड पोजीशन पर, नाम बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर? एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, क्या ये कीटोन बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। आप मेन कार्बन चेन ऐसे कंसीडर कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। हम ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हुआ क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन की ब्रांच है, वर्ड रूट आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड। बेटा इसको डबल बॉन्ड को काउंट मत कीजिएगा, ये कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा हमारा एन। क्या कीटोन है फंक्शनल ग्रुप? सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा ऑन। क्या हमारे पास प्रेफिक्स की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि एक ब्रांच भी कनेक्टेड है। कौन सी पोजीशन पर कनेक्टेड है? थर्ड पोजीशन पर, नाम आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। ये 2 क्या बता रहा है? कीटोन की पोजीशन को। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे दिए जाते हैं उनके रूल्स को पढ़ लिया। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पहला है हमारे पास में कंबशन। स्टूडेंट, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसको जब आप बर्न करोगे तो वो CO2
वाटर और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इट्स अ कंबशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहां देख सकते हो, एथीन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 बना, H2O बना, हीट और लाइट निकल गया। इथाइन को हीट किया, इथाइन को बर्न किया, CO2 बना, वाटर बना, हीट और लाइट निकल गया। आप फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन को भी बर्न कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट सेम रहेगा। प्रोडक्ट कंबशन में, हाइड्रोकार्बन के कंबशन में प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये हमेशा क्लीन फ्लेम देंगे। क्लीन फ्लेम देंगे मतलब कि इसमें स्मोक नहीं होगा, आपको ऐश नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये येलो फ्लेम देंगे। अनसैचुरेटेड होगा तो येलो फ्लेम देंगे। अगर अनसैचुरेटेड है तो सूटेड डिपॉजिट सरफेस पर होगा। आपने देखा होगा कभी कभी ब्लैक कलर की स्मोक फ्लेम से निकल रही होती है, ये इंडिकेशन है कि जो फ्यूल बर्न किया था वो अनसैचुरेटेड है। अच्छा, सिर्फ अनसैचुरेटेड फ्यूल होना नहीं होता, बल्कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कारण है सूट का। सेकंड है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम 3 सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, या तो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर नाइट्रिक एसिड। एथीन है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइन है, ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूं। हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दो, प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दो, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये ध्यान रखना होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है देखिएगा, देखो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। जब इन दोनों ने रिएक्शन करी डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये एक एक एटम को एक्सचेंज कर लेंगे, इसे ही कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH3Cl है, ये Cl2 है, एक क्लोरीन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH2Cl2 और HCl। अगर बनने वाला प्रोडक्ट फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो एक क्लोरीन एटम यहां शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहां शिफ्ट होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और HCl। अगर बनने वाले प्रोडक्ट को फर्दर में रिएक्शन करवा दूं क्लोरीन से, एक क्लोरीन एटम यहां गया, हाइड्रोजन एटम यहां गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन होगी, एक एलिमेंट है दूसरा कंपाउंड है, एटम एक्सचेंज करेंगे, प्रोडक्ट में कंपाउंड और कंपाउंड ही बनेगा। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो जनरली हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन जनरली आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी सैचुरेटेड है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। देखो एथीन है, डबल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन के एटम को जगह मिल जाएगी और ये अनसैचुरेटेड बन जाएगा। इट्स एन एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड इथाइन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और उसको हीट भी करना है, ये भी अनसैचुरेटेड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ
ऑयल वनस्पति घी है, सॉरी वेजिटेबल ऑयल है, इसको हमने निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस या 473 केल्विन पर हीट किया तो हमारे पास बन जाता है वनस्पति घी। स्टूडेंट, ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये अनसैचुरेटेड है और लिक्विड स्टेट में है, जबकि भी वनस्पति घी जो है वो सैचुरेटेड है और वो सॉलिड स्टेट में है। इसे इनटेक करना हेल्दी है, इसे हम खाएं हेल्दी है, ये इनटेक नहीं करना चाहिए, बहुत अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो डॉक्टर हमें वनस्पति घी खाना रेकमेंड नहीं करता, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वनस्पति घी खाना रेकमेंड नहीं करता। आप वेजिटेबल ऑयल लो, ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ इट्स अ गुड हैबिट, इतना अनहेल्दी भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन की। एथीन है, डबल बॉन्ड टूटेगा जब क्लोरीन से रिएक्शन करोगे। आप कैटलिस्ट ध्यान रखिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और प्रोडक्ट बन जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। हम इसी तरह से, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड था, पहले एक बॉन्ड टूटेगा तो एथीन में कन्वर्ट होगा 1,2 डाई क्लोरो एथीन, फिर से रिएक्शन करवाया तो एक और डबल बॉन्ड टूटेगा, प्रोडक्ट बनेगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो एथेन। ठीक है, ब्रोमाइन भी सेम रिएक्शन देगा, कैटलिस्ट भी सेम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप नोट कर लीजिए स्लाइड को। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि पहला है हमारे पास में एल्कोहल। एल्कोहल एक ऐसा हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप कनेक्ट होगा, जिसे हम ROH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटाया, OH से कनेक्ट कर दिया, एल्कोहल बन गया, ये रहा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे कि मेथेन है, एक हाइड्रोजन हटाओ और एक OH ऐड कर दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल, या हम इसे कहते हैं मेथेनॉल। एथेन है, एक हाइड्रोजन हटाया, एक OH ऐड किया, प्रोडक्ट बनेगा इथाइल एल्कोहल, या हम इसे आयुपैक में बोल देते हैं एथेनॉल। प्रॉपर्टी क्या है एल्कोहल जो होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ कलरलेस लिक्विड, प्लीजेंट स्मेल, फ्रेग्रेंस होती है, अच्छी स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 केल्विन। पानी में सब तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ा डालोगे थोड़ा डिसॉल्व होगा, ज्यादा डालोगे ज्यादा डिसॉल्व होगा। इट्स अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कार्बन है इसलिए। ये लिक्विड फॉर्म में है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। न्यूट्रल टू लिटमस, क्यों? क्योंकि ये एसिड नहीं है और ये बेस भी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल को हमने रिएक्शन करवाया सोडियम से, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एल्कोहल है ईस्टर, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड से, देखो ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बना लेगा? ये ईस्टर की फॉर्मेशन, ये हमारे ईस्टर की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। अगर एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा 443 केल्विन पर, तो आपके क्या होगा? मॉलिक्यूल से पानी चला गया और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एथीन का। इसे कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पानी निकल गया है, मॉलिक्यूल के अंदर से H2O का रिमूव होना ही डिहाइड्रेशन होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथीन। यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को निकालने का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ये है एथेनोइक एसिड। मॉलिक्यूल फॉर्मूला है CH3COOH। स्ट्रक्चर ये रहा, ये कलरलेस लिक्विड है, बिल्कुल है,
विस्कस थोड़ा सा गाढ़ा होगा और स्मेल थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, अल्कोहल में डिसॉल्व हो सकता है और ईथर में भी डिसॉल्व हो सकता है। बट अगर पानी में मिलाओगे तो थोड़ा सा हीट को इवॉल्व करेगा और जो सॉल्यूशन होगा उसको वॉल्यूम कम कर देगा। आपने एथेनोइक एसिड लिया, पानी लिया, मिला दिया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, मतलब कि 17 डिग्री सेल्सियस। ये जनरली कोल्ड कंट्रीज में फ्रीज हो जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, रिएक्शन करवा दो, ये H लेके रिएक्ट करेगा HOH से, वाटर बन गया और ये हमारा ईस्टर बन जाएगा। यही होता है ईस्टरिफिकेशन। अगर सोडियम से रिएक्शन, देखो हमने क्या किया, जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एथेनोएट है, उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करो, मेथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। स्टूडेंट, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जिसे हम डी कार्बोक्साइलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में लेबोरेटरी मेथड है मेथेन को बनाने का। एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मेथेन इन लेबोरेटरी? दिस इज योर आंसर, डी कार्बोक्साइलेशन ऑफ सोडियम एथेनोएट। डी कार्बोक्साइलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना मॉलिक्यूल से, डी कार्बोक्साइलेशन कहलाता है। ओके, विनेगर क्या है? 5 to 8% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव है। ये केमिकल रिएजेंट की तरह भी काम आता है, फोटोग्राफिक फिल्म और रेयन बनाने के काम में भी आता है। कुछ केमिकल भी बना सकते हो इससे आप लोग, प्रोपेनॉन, क्लोरोएथेनोइक एसिड, एथेनोएट्स ऑफ मेटल एक्सेट्रा। टेक्सटाइल में भी काम आता है और व्हाइट लेड बनाने के काम में भी आता है। ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट। हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, मोस्ट ऑफ द काम करते हैं। यस, ये वही सोप है। सोप हमारे पास में दो तरह का होता है। एक हमारे पास में होता है सोपी डिटर्जेंट, मतलब सोप जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास होता है। दूसरा नॉन सोपी सोप, जिसे हम सोपलेस सोप कहते हैं, जिसे हम पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं, जो डिटर्जेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सोपी सोप या डिटर्जेंट के बारे में। तो देखिएगा, अगर सोडियम का सॉल्ट है वो भी फैटी एसिड के साथ में, तो इसे हम कहते हैं हार्ड सोप। देखो, व्हाट इज सोप? अ सोप इज अ, स्टूडेंट डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, a soap is a sodium or potassium salt of some long chain carboxylic acid or fatty acid। अगर सोडियम का सोप बना रहे हो, अगर सोडियम का सोप बना रहे हो तो ये हार्ड सोप होगा, पोटेशियम का बनाओगे तो ये सॉफ्ट सोप होता है। हार्ड सोप का मतलब जो कपड़े धोने के काम में आता है, जो बर्तन धोने के काम में आता है। सॉफ्ट सोप का मतलब जो नहाने के काम में आता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास में, जैसे कि हमने बात की। देखो, एक एग्जाम्पल है मेरे पास सोप का, सोडियम स्टीयरेट। आप देख सकते हो यहां पर ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये हमारे पास में एक कंपाउंड आयोनिक है। सोडियम पाल्मिटेट, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक पोलर एंड हो गया। सोडियम ओलिएट, ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये एक पोलर एंड हो गया है, ठीक। तो यहां पर ये पूरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोकार्बन का, जो मैंने रेक्टेंगल से बनाया है, और ये मेरा पूरा एक आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या इस स्ट्रक्चर का कोई यूटिलाइज है? बिल्कुल है। ये जो स्ट्रक्चर है यही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सोप के क्लींजिंग एक्शन का। देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हमने अभी कहा सोप के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं। एक होता है नॉन पोलर पार्ट consisting of long chain either 12 to 18 कार्बन एटम,
एक होता है पोलर पार्ट जिसमें हमारे पास ये वाला रेडिकल अवेलेबल होगा। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है इट इज हाइड्रोफोबिक, मतलब इट इज हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जो पोलर एंड है ये हमारे पास में, जो हमारा पोलर एंड है ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, इन सोप सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वो बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल का हडल टुगेदर, मतलब वो मिलकर के एक एग्रीगेट बना लेंगे मॉलिक्यूल का, जिसे हम कहते हैं मिशेल। क्या कहते हैं हम उसे, मिशेल। द सोप मिशेल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। देखो ये है डर्ट और डस्ट, सारा लॉन्ग चेन इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, इसकी सरफेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, जिसके रिजल्टेंट पूरे ही ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यही होता है मिशेल। रिपल्शन बिटवीन, देखो अगर पूरी ऑयल ड्रॉप नेगेटिव चार्ज हो गई है तो इनके बीच रिपल्शन होगा, और यही वो रिपल्शन है जो डिस्पर्स कर देगा सॉल्यूशन के अंदर मिशेल को। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाउएवर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड समटाइम इट इज लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब कि वो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस ऑयल, एल्कोहल, जो भी कपड़ों पे लग गए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। देखो मोस्टली द डर्ट इज हेल्ड बाय टू सरफेस सच अ वे दैट क्लोथ्स बाय ऑयल एंड ग्रीस विच इज प्रेजेंट देयर। अब ये हमारा क्लोथ है, इस पर ऑयल लग गया है और ऑयल के साथ में डर्ट और डस्ट, धूल मिट्टी लगे हुए हैं। जैसे ही मैंने सोप वाले कंटेनर में, सोप सॉल्यूशन वाले कंटेनर में क्लोथ को डाला, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन यहां आ जाएगी और ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसके रिजल्टेंट हमारा पूरा ऑयल मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज हो गया। आप उसको थोड़ा सा रब कीजिए, सोप निकल करके बाहर आ जाएगा। इन दिस वे ईच ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज। हमने अभी कहा नेगेटिव चार्ज क्यों बनेगा, क्योंकि COONA, देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये तो आयोनाइज होगा ना पानी के अंदर, ये पानी में चला गया, और ये जो लॉन्ग चेन है यही लॉन्ग चेन अंदर है, नेगेटिव चार्ज बाहर है। ये रहा हमारा मिशेल। देखो ये वो ऑयल थी, ये सोप मॉलिक्यूल जो इसके अंदर आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है Na का वो सॉल्यूशन में ही रह गया, और जो नेगेटिव हेड है वो ऑयल की ड्रॉपलेट के सरफेस पर आ जाएगा। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट बन रही है नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाली, इसे ही कहा जाता है मिशेल। इसे ही कहा जाता है मिशेल। These negatively charged oil droplet cannot coalesce and continue breaking into smaller particle। देखो ऐसी बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट होंगी, लेकिन वो आपस में मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि सब पर ही नेगेटिव चार्ज है। So these oil droplet can be washed away with water along with dirt particles. So the action of soap and detergent is to emulsify oil and grease. These loosen the solid particle of dust and dirt they are removed. In soap molecule, hydrophilic polar and water soluble and hydrophobic hydrocarbon part is insoluble. किसी अदर तरीके से भी soap and detergent help in cleaning in other way. Not only it emulsify oil and grease but it also lower the surface tension of water. ये एक important point आ जाता है हमारे पास में, ये सिर्फ ऑयल और ग्रीस को इमल्सिफाई नहीं कर रही है, वाटर का सरफेस टेंशन भी कम कर देते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट द वाटर वेट थिंग्स मोर इफेक्टिवली। पानी में कपड़ों को भिगो देना ज्यादा आसान हो जाएगा। Now, if some soap solution is added to this water, the polar end of soap dissolve in water and non-polar hydrocarbon and remain away from the water. The soap molecule arranges themselves between the water molecule on the surface of water and decreases the force of attraction between the water molecule. Water can now sprayed on the surface of cloth and can make it wet effectively. Okay, तो स्टूडेंट ये था हमारे पास में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट।
हमने आज की क्लास में बात की एनसीईआरटी 10th क्लास के चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।